Student, now we explain some terms related to genetics. One is called sex-limited character and second is sex-influenced character. These are most important and term-related question also be framed in NEET exam. So it is important. What is the meaning of sex-limited character? Sex-limited, that means the male and female sexual character is particular, you know. The secondary sexual character is also particular and express only male character in the male body and female character in the female body. Why? This type of characteristic feature is expressed only in male character in the male body and female character in female body because it is controlled with the help of sex-limited character. You know, both the expression character or secondary sexual character and their gene present in both male and female, but only in the male body the male character is to express and female body the female character is expressed because some reason, and that reason is limited character. It is a sex limited. So you say that this character are present in one sex and absent in other sex. That means suppose the secondary sexual character in the female that is not present in the male body and secondary sexual character in the male that is not present in the female body because their expression is not power to expressing form. So this type of character is to present, but the genes are present both the sexes. इस बात को ध्यान दें, मैं जो कह रहा हूँ बहुत सिंपली कह रहा हूँ कि मेल कैरेक्टर मेल में, फीमेल कैरेक्टर फीमेल में एक्सप्रेस होगा, लेकिन दोनों के जीन दोनों में पाए जाते हैं. मेल के जीन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर मेल वाला फीमेल में भी है एंड फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो मेल के पास भी है. यानी दोनों के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो उसके जीन दोनों के पास है, बट सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के कारण मेल में लिमिटेड होते हैं और फीमेल में भी लिमिटेड होते हैं क्योंकि इसके एक्सप्रेशन के लिए जो जेनेटिकल फॉर्म्स बनता है वो मेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के लिए एंड फीमेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के लिए ही एक्सप्रेस होता है और इसी को यहाँ पर कहा जाता है लिमिटेड कैरेक्टर. लेकिन किसी कारण से यदि ये लिमिटेड कैरेक्टर हार्मोन के बेसिस पे या हम कह सकते हैं कि बॉडी में किसी तरह के डिसइम्बैलेंस के बेसिस पे यदि ये जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है उसको सप्रेस कर दिया जाए तो फिर मेल का कैरेक्टर फीमेल में और फीमेल का कैरेक्टर मेल में भी एक्सप्रेस हो सकता है, जिसको आपने गायनेकोमैस्टिज्म नेस्टिवेटिज्म के रूप में पढ़े हो. वो तो डिजीज है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है. मेल का कैरेक्टर मेल में एंड फीमेल का कैरेक्टर फीमेल में ही एक्सप्रेस होते हैं. इस बात को यहाँ देखें तो मेन पॉइंट है कि ये जो कैरेक्टर है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो फीमेल का फीमेल में मेल का मेल में एक्सप्रेस होते हैं, बट दोनों के कैरेक्टर दोनों के पास हैं, दोनों के जीन के पास हैं. एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल, मेल कैरेक्टर आर सप्रेस इन फीमेल बॉडी एंड वाइस वर्सा. या इसके अपोजिट आप बोलोगे तो फीमेल कैरेक्टर आर सप्रेस्ड इन मेल बॉडी. तो इसका मेन रीजन क्यों है? क्योंकि इसमें लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर जो होते हैं वो हार्मोन के बेसिस पे कंट्रोल होते हैं और उसके कंट्रोलिंग पॉइंट जेनेटिक्स लेवल पे छिपे होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स एंड जीन लेवल एंड हार्मोन लेवल व्हेन बोथ हैव टू नॉर्मल फंक्शन तो मेल मेल की तरह फीमेल फीमेल की तरह बिहेव करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल उसी तरह से एक्सप्रेस होते हैं. दूसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर. ये क्या कहता है? इन्फ्लुएंस्ड यानी किसी भी तरह का ऐसा कैरेक्टर जो मेल के और फीमेल के दोनों के लिए एक्सप्रेशन का कारण बनता है या मेल के लिए ज़्यादा कारण बनता है एक्सप्रेशन का. अब तक आपने जितने भी तरह के जेनेटिकल डिजीज पढ़े हैं उसमें आपने ये बात देखा है कि चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम से हो चाहे वो ऑटोसोम से हो, मेल में एक भी जीन यदि अफेक्टेड है तो मेल डिजीज से अफेक्टेड हो जाता है, जबकि फीमेल में दोनों जीन के ऊपर अफेक्शन होगा तभी फीमेल उस डिजीज से अफेक्टेड होती हैं. जैसे आपने हीमोफीलिया देखा कुछ दिनों पहले, तो एक्सएच कंडीशन में ही फीमेल को हीमोफीलिया होगा और उसको डेथ भी होगा.
XC कंडीशन में कलर ब्लाइंड होगा, लेकिन वो मरेगी नहीं, लेकिन उसमें कलर ब्लाइंड तभी फीमेल में होगा जब XC कंडीशन आएगा। लेकिन मेल में XCY कंडीशन होते ही कलर ब्लाइंड और XHY कंडीशन होते ही हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो जाता है। इन्हें मेल में जेनेटिकल डिजीज के अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ ऑटोजोम के रेस्पेक्टिव फॉर्म को दिखा रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा आपको सुनने में। जीन्स ऑफ दिस कैरेक्टर आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम बट दे आर इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ये जो होते हैं इन्फ्लुएंस के फॉर्म में, यदि मैं यहाँ पर बार्डनेस की बात करूँ, टकलापन की बात करूँ, तो कैपिटल बी ये ऑटोजोमल फॉर्म में बार्डनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, और इस तरह के कंडीशन में मेल एंड फीमेल दोनों में बार्डनेस प्रेजेंट, यानी इसमें मेल भी टकला होगा और फीमेल टकली होगी, सही बात। लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन में यदि देखें, हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस कंडीशन में मेल फिर से बार्डनेस हो गया, मेल टकला, लेकिन इसमें फीमेल जो है उसमें टकलापन नहीं आया, बार्डनेस एब्सेंट, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल में बार्डनेस नहीं होगा। फिर अगर हम देखें स्मॉल बी कंडीशन, तो मेल में भी बार्डनेस एब्सेंट, फीमेल में भी बार्डनेस एब्सेंट। यानी ये जो बार्डनेस है, ये जो टकलापन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, ये जेनेटिकली होते हैं और जेनेटिकली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, तो ये बार्डनेस को शो कर रहा है, और इसका मैरिज सपोज करो स्मॉल बी एंड स्मॉल बी फॉर्म में किसी फीमेल से होता है, तो इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी जो पहला बच्चा होगा, यदि इस तरह के कंडीशन में वो मेल बनता है, सपोज यहाँ क्या बन रहा है ऑटोजोम से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मान लो सपोज ये मेल बन रहा है, तो ये बार्डनेस से अफेक्टेड होगा, और यदि ये फीमेल बनेगी तो इसको बार्डनेस नहीं होगा। इसी तरह से स्मॉल बी ये तो नॉर्मल होगा, चाहे मेल हो या फीमेल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करो, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें बार्डनेस होगा, मेल हो या फीमेल, सॉरी मतलब मेल को बार्डनेस होगा, फीमेल कैरियर होगी, फीमेल को बार्डनेस नहीं होगा, और स्मॉल बी की बात करें तो नॉर्मल होगा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी मेल इस तरह की कंडीशन को शो कर रहा है तो क्या होगा। और यदि मान लो कैपिटल बी है, कोई मेल ऐसा, और इसमें फीमेल में भी कैपिटल बी है, तो उसके तो सारे बच्चे बच्चियां जितने भी होंगे सब टकला टकली होंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल बी के बीच में क्रॉस करोगे तो कोई भी इसमें हेट्रोजाइगस बनेगा ही नहीं, सबके सब होमोजाइगस बनेगा। जैसे कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, ये मेल एंड फीमेल भी कैपिटल बी, ऐसे कंडीशन में मैरिज करा दिया, तो कैपिटल बी, इनके सारे बच्चे बच्चियां जो भी बनेंगे सब के सब टकले। तो इस तरह की कंडीशन जो है ऑटोजोम में छिपे होते हैं, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, और इस तरह के डिजीज जो होते हैं जब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो इट्स कॉल्ड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। तो याद रखिए, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर ये डिसाइड करता है कि मेल के बॉडी में मेल के कैरेक्टर, फीमेल के बॉडी में फीमेल के कैरेक्टर एक्सप्रेस हों, भले दोनों के पास दोनों के जीन है, फिर भी एक्सप्रेशन मेल का मेल में, फीमेल का फीमेल में। और सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर ये शो करता है कि कौन सा कैरेक्टर ऑटोजोम के फॉर्म में किस में ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। इन जनरल फीमेल में जो बार्डनेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन मेल में जो बार्डनेस होता है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल कैपिटल बी कंडीशन में भी बार्डनेस को शो करता है, और कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन में भी बार्डनेस को शो करता है। यानी मेल को कोई भी एक जीन ऑटोजोम के फॉर्म में यदि बार्डनेस का मिल गया तो मेल को तो बार्डनेस होना ही है। तो ये सब चीज़ें ये बताता है कि जेनेटिकली भी बहुत सारे परिवारों में बार्डनेस के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्रेस किया। ओके, student, many type of gene present in different type of organism, but in human being some specific gene and their respective form always dependent the different type of function। तो हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य में जितने भी तरह के जीन आप हमारे पास होते हैं
वो और उनके एक्सप्रेशन पॉइंट वो तो मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा, बट अभी आपको कुछ टर्म्स रिलेटेड पॉइंट जो कि मेज में या दूसरे तरह के प्लांट्स में डिस्कवर्ड हुआ है उनका टर्म ले रहा हूँ ताकि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में ऐसे टर्म आ जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो, पहला नाम है जंपिंग जीन। ये नाम मैं इसके पहले भी ले चुका हूँ। फर्स्ट टाइम इस तरह के जीन को बारबेरा मैकलिंटॉक नाम की एक साइंटिस्ट 1983 में इसे डिस्कवर्ड किया था। ये रियल में इंडिया आई हुई थी और इंडिया में मेज प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। फिर बाद में इन्होंने अपने कंट्री में इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने बताया कि बहुत सारे जीन पूरे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, उसमें पाए जाते हैं और वो क्रोमोसोम में जंप करते हैं पोजीशन को। जब पोजीशन को जंप करते हैं तो उसके कारण हो सकता है कि कुछ जेनेटिकल कैरेक्टर भी उसके साथ जंप हो और उसके कारण वो एक्सप्रेस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के टीथ ऊपर नीचे ग्रो कर जाते हैं, यानी टीथ के जीन अपने जगह पे फिक्सेशन पॉइंट में ग्रो कर रहे हैं, बट जीन अगर जंप कर गया तो ऊपर नीचे ये टीथ बन सकते हैं। या कुछ जगहों पे ऐसा भी प्रॉब्लम देखा गया है कि सपोज जो नोज होते हैं, लिप्स होते हैं, इसके पोजीशन में कुछ म्यूटेटेड पॉइंट हो गया या जंप हो गया तो ये होंठ कट गए, या कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जिसके कारण किसी का पिन्ना नहीं बना क्योंकि पिन्ना वाला जीन जंप कर गया सपोज और वो लैप्स कर गया बॉडी से फिर, और वो पिन्ना के स्ट्रक्चर को बनने से रोक दिया। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि अच्छे या बुरे इफेक्ट के रूप में दिखता हो, इसी को जंपिंग जीन कहते हैं। यानी क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन जब अपने पोजीशन को बदलते हैं, इसके कारण कोई इफेक्ट सामने आता है, इट कॉल्ड एज जंपिंग जीन। इस वर्क के कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो गॉट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ जंपिंग जीन इन मेज। तो मेज प्लांट में इन्होंने जंपिंग जीन को ढूंढा था और इसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला। सेकंड, हाउस कीपिंग जीन। ये टर्म हम अक्सर कहते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो हाउस कीपिंग क्या है? तो हमारे शरीर में या कोई भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में कुछ जीन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज एक्टिव होते हैं। जैसे आपने ऑपरेंट कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देखा है स्विच ऑन स्विच ऑफ होना, लेकिन कुछ स्विच ऑन रहते हैं, ऑफ नहीं होते हैं, ऑलवेज ऑन रहते हैं और उसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं। जैसे मान लो आपको विदाउट एटीपी कोई फंक्शन हेल्ड नहीं होगा, तो एटीपी को एक्टिवेट करने के लिए एटीपेज एंजाइम चाहिए, वो हमेशा एक्टिवेट रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्टिवेट रहते हैं, उसी को हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। So these genes are always active, so always active gene is called housekeeping gene, and these are generally examples are genes of glycolysis and genes of ATPase enzyme production is called as housekeeping gene. Luxury और smart gene, नाम से पता लग रहा है कि हमेशा काम नहीं करेगा, हो सकता है ये स्विच ऑफ पोजीशन पे पड़ा रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड इसमें फंक्शन होगा और इसी को बोलते हैं लग्जरी और स्मार्ट जीन। जनरली साइलेंट जीन, बट अकॉर्डिंग टू नीड दिस जीन्स एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। और इसमें सपोज कि कोई बोन्स के पार्ट हैं, वो ग्रोथ उसका कंप्लीट हो चुका है, अब वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन कभी अगर वो बोन ब्रेक हो जाए तो उस ब्रेकिंग पॉइंट पे उस रीजन पे ग्रो करना होगा उस जीन को, और उस जीन को ग्रो करने के बाद उस जीन को एक्सप्रेशन पॉइंट में आना होगा, उसके बाद सेल डिवीजन कराना होगा और फिर बोन्स के बीच में जो ब्रेकिंग हुआ है उसको फिलअप करना होगा, उसको भरना होगा। तो ये होता है, ये जीवन में हमेशा आपने देखा है कि जब हमारा ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक निश्चित एज के बाद किसी के हाथ पैर टूट गए या कोई बोन्स कहीं से ब्रेक हो गया तो फिर से वो रिपेयर होता है, क्योंकि उस जगह पे लग्जरी जीन के इफेक्ट वर्क करते हैं। तो इन जनरल ये साइलेंट रहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू नीड ये वर्क करेंगे। फिर होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन का मतलब है होम्योटिक जीन रेगुलेट द ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर में ऑर्गन डिफरेंशिएशन, कहाँ पर लीवर बनना चाहिए, कहाँ पर किडनी बनना चाहिए, कहाँ पर लंग बनना चाहिए, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इसको डिफरेंशिएट करने का काम करता है होम्योटिक जीन। सो होम्योटिक जीन के टर्म से आपको समझना होगा द डिफरेंशिएशन इन एम्ब्रियोनिक ऑर्गन, इट्स कॉल्ड होम्योटिक जीन। तो मैंने अभी 4 टर्म्स लिखा है 4 जीन के फॉर्म में, इसको याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग में ऐसे टर्म आएंगे।
we explain genetical disorder. You know, many type of genetical disorder present in human being. Especially we have to describe on the basis of the NCERT book and their disease. This disease is divided into two types. One is known as Mendelian disorder and second is known as chromosomal disorder. Chromosomal means in generally the changing in the chromosomal position, autosomal position, sex chromosomal position, etc. Sex chromosomal number, autosomal number, etc. So it's called the chromosomal disease. You know the number of the chromosome is 46, 23 pair. But if the chromosome number 45 or 47 or in generally the shifting of the autosome in their position, then this type of disease is called chromosomal disorder or chromosomal disease. And Mendelian disorder, this disorder is based on Mendelian experiment. This disorder is not given by the Mendelian theory or Mendel. After Mendelian death, Mendel's when not in this world. In that time, Mendelian experiment when rediscovered, then many scientists found many type of disease is same pattern like the Mendelian experiment. So the respect of the Mendelian experiment or Mendelism, this disease is called Mendelian disorder. So we write some points. Mendelian disorder, genetic disorder which follow the Mendelian pattern of inheritance. यानी जो भी Mendelian pattern of inheritance को फॉलो कर रहा है वो सब के सब Mendelian disorder में रखे गए हैं. A lot of disorder is based on Mendelian experiment rule. यानी बहुत सारे डिजीज के लॉट, एक दो नहीं कई डिजीज के एक लॉट बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं. लॉट का मतलब ग्रुप है जिनमें मेंडेलियन एक्सपेरिमेंटल रूल के बेसिस पे ये डिजीज भी ऐसे ही एक्सप्रेस होते हैं. इस कारण से इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं. सो द ऑनर्ड ऑफ मेंडल दिस डिजीज आर नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. इस कारण से मेंडल के सम्मान में इस प्रकार के रोगों को मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं. डोमिनेंट एलील क्रिएट डिजीज, यानी प्रभावी रूप से जो भी होंगे वो डिजीज को क्रिएट करेंगे. एंड रिसेसिव एलील ट्रांसमिट द डिजीज, इसमें रिसेसिव होंगे तो डिजीज को ट्रांसमिट करेंगे. इसमें मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर, कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स आपको 6 नाम याद करने हैं. ऑब्जेक्टिव नीट में आ सकता है कि विच इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, और इनमें बहुत सारे नाम रह सकते हैं बट इनमें से आपको ये 6 नाम याद रखने होंगे. ये मेंडेलियन डिसऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसलिए साइंटिस्ट के ग्रुप ने मेंडल के सम्मान में इनके मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा था. इसमें कुछ नाम हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसेमिया. अब आपको ये सभी नाम याद रखने हैं. ये सभी जो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं और इनके सभी पॉइंटों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके नामों को याद रखने के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं ताकि आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम याद रहें. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम याद रखने के लिए एक फॉर्मूला क्या है कि एक बार एक क्लास में सर नहीं थे मान लो, और कुछ बच्चे आपस में रंग फेंक रहे थे, एक दूसरे को कलर फेंक रहे थे. होली का टाइम होगा तो सर अचानक आ गए और सर ने पूछा भाई ये रंग कौन खेल रहे थे? तो एक बच्चा कहता है कि सर सृष्टि ने ही कलर फेंका था. बस इतना सा आपको याद रखना है. तो इसका फॉर्मूला क्या है कि सर हाँ सृष्टि ने ही, सृष्टि एक लड़की का नाम है मान लो, सर हाँ सृष्टि ने ही कलर फेंका था. ये आपको बोलना है कि सर हाँ सृष्टि ने ही कलर फेंका था. तो इसमें सर से क्या है तो इससे बन जाएगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया. ये फॉर्मूला से आप मेंडेलियन डिसऑर्डर एग्जाम में आ गया तो फट से याद रख सकते हो कि हाँ वो है कि नहीं. हाँ फॉर हीमोफीलिया H, तो इससे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया. सृष्टि से सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस.
सिस ने ही जो यूज किया गया है कलर के लिए, फिर कलर ब्लाइंडनेस, इसके लिए कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, फेका एफ फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और था से थैलेसेमिया, थैलेसेमिया। तो इस तरह से जो 6 नेम थे एनसीईआरटी के वो भी कवर हो गए, और आपको एक छोटा सा फॉर्मूला, इससे वो सभी के सभी डिजीज के नाम याद हो जाएंगे। एग्जाम में आए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो कि सर हाँ सिस्टीन ही कलर फेंका था, बस इतना याद रखना है। तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसेमिया, दिस 6 disease is ongoing of the Mendelian disorder because they follow the Mendelian experimental rule, and according to Mendelian experimental rule this type of disease also expressed. So on the respect of the Mendelian experiment this disease is called Mendelian disorder. इनको आगे क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। Now we explain the Mendelian disorder one by one. First is known as sickle cell anemia. You know the shape of the RBC is in generally biconcave disc-like in human, but when the hemoglobin and the chemical form have to change in the time, the RBC have to also change and the shape is sickle cell like, so it called sickle cell anemia. This anemia is generally known as autosomal recessive disease. You know this disease is affected and conversion of the mutation form, and mutation that means suddenly heritable changes is known as mutation. मान लो कोई भी जीन हमारे बॉडी में अचानक किसी शेप को किसी एक जगह से चेंज करता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। आपको इसके पहले एक बात बताऊं कि हमारे शरीर में जो भी प्रोटीनस पार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के फॉर्म में बनते हैं उसमें स्पेसिफिक कोड होते हैं जिसे सिंगल फॉर्म में कोडॉन कहते हैं। कोडॉन के कारण ही प्रोटीन का फॉर्मेशन और उसका नोमेनक्लेचर होता है। आपने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के टॉपिक जो पढ़े हो उसमें आपने कोडॉन के फॉर्म पढ़े होंगे। अब यहाँ देखो कि ये जो पॉइंट्स है इसमें इस डिजीज को ऑटोसोमल लिंक डिजीज कहते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेस का एक छोटा सा एक सिंगल पॉइंट में चेंज होता है और उसके कारण पूरे के पूरे जो आरबीसी है उसके शेप बदल जाते हैं। और ये शेप बदलने का रीजन होता है हीमोग्लोबिन पे, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं। एक आरबीसी में कई करोड़ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, 26.6 करोड़ के आसपास। तो इतने ज्यादा हीमोग्लोबिन जब एक आरबीसी में है और हीमोग्लोबिन के अंदर में जो उसका 6 नंबर का पोजीशन होता है क्रोमोसोमल रूप में हीमोग्लोबिन का, उसमें यदि किसी तरह का चेंज हो, म्यूटेशन हो, तो इस म्यूटेशन के कारण ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट होकर के वैलिन बन जाता है और वैलिन बनने के बाद आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं इसको यहां देखो। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, क्योंकि ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लिंक्ड फॉर्म में जाता है। सो इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज। इन जनरली ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के फॉर्म में होता है। दैट मींस ऑटोसोम के पोजीशन पे हो रहा है। अब देखो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसको ए कह रहे हैं, दैट मींस नॉर्मल, इसका जो जीन है इसके जीन को यहाँ पर दिखाया गया है। सपोज इसमें बहुत सारे हैं बट इसमें 6 या 7 दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये कोड है जीन के फॉर्म में और ये कोडोन को फॉर्म करता है। इसमें वैलिन, हिस्टामिन, ल्यूसीन, थ्रियोइन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड ऐसा बना हुआ है। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्रामेटिक पार्ट को मैंने बनाया है। इसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें 6 पोजीशन पे चेंज हो रहा है, दैट मींस चेंज इन द 6 पोजीशन। लेकिन अभी चेंज मैं नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूं कि नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल CTC
ये हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होते हैं। जब mRNA इसको रीड करता है तो C के जगह पे G, T के जगह पे A एंड C के जगह पे G, GAG रीड करता है। और GAG का मतलब यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड होता है, तो GLU ग्लूटामिक एसिड, तो GAG मीन्स ग्लूटामिक एसिड, और इसी को शॉर्टकट में GLU के फॉर्म में इंडिकेट किया जा रहा है। 6 नंबर पोजीशन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोजीशन देखो, सिकल सेल एनीमिया जब हो जाता है तो हीमोग्लोबिन को S फॉर्म में लिखते हैं, दैट मींस सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, ये जो T वाला पोजीशन है CTC, इसमें T जो होता है ये चेंज हो जाता है और T के जगह पे A आ जाता है। दैट मीन्स केवल एक ही पॉइंट पे इसमें चेंज हो रहा है और CAC यानी T जो होता है वो कन्वर्ट होकर A में किसी कारण से बाय मिस्टेक अपना पोजीशन इस रूप में बना लेता है। जब भी CAC बना लेता है तो mRNA अब उसी हिसाब से रीड करेगा। अब जब mRNA इसको रीड करता है तो C के जगह पर G, A के जगह पर U और C के जगह पे G, GUG रीड करता है। इसका मतलब होता है वैलिन, और जब वैलिन बन जाता है तो इसी को कहते हैं ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन वैलिन में हो गया। ये जो एक GAG था ये जो GUG में बदल गया, ये भी 6 नंबर पोजीशन पे बदला, दैट मीन पोजीशन फिक्स है 6 नंबर। यदि 6 नंबर के पोजीशन पे बदल गया तो इसी बदलाव को सिकल सेल एनीमिया फॉर्मेशन का मेन रीजन माना जाता है। वैलिन देखो इसमें भी हिस्टामिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, लेकिन 6 नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूट इनटू वैलिन, यानी ग्लूटामिक एसिड जो होता है बदल जाता है वैलिन के फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके पहले भी मैं आपको बता रहा था लिंक डिजीज के टाइप पे, फिर मैं आपको बताया था कि ये आगे मैं बताऊंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कन्वर्सेशन हो गया है सिकल सेल एनीमिया के फॉर्म में, क्योंकि इसमें CTC कन्वर्ट हो गया है CAC में, और जब mRNA इसको रीड करता है तो GAG को रीड करता है GUG के फॉर्म में। इन रिजल्टेंट जो है GAG ये GUG में कन्वर्ट हो गया। इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब इसका रूप बदल रहा है और ये म्यूटेशन के कारण हो रहा है। इसमें A जो है वो T के जगह पर आ गया है, इसके कारण ऐसा हुआ, यानी यहाँ पर T था इसके जगह पर A आ गया, तो ऐसा हुआ। इसी को मैं लिख रहा हूं, the defect is caused by glutamic acid, ये ग्लूटामिक एसिड है, सब्स्टिट्यूट बाय वैलिन, तो ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है वैलिन के थ्रू, यानी ग्लूटामिक एसिड के स्थान पे वैलिन आ जाता है। एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन, आप जानते हो हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन में बने होते हैं, तो बीटा चेन के पास जो भी ग्लूटामिक एसिड होता है उस जगह पे 6 नंबर पोजीशन पे इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे क्वेश्चन कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के 6 नंबर पोजीशन पे क्या होता है, तो इट्स प्रेजेंट द ग्लूटामिक एसिड। ये सिकल सेल एनीमिया में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वैलिन में। वैलिन ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे आ जाता है। इसके म्यूटेशन को कौन सा म्यूटेशन कहते हैं, इट इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया किस जगह पे इफेक्ट हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में कि ऑटोजोम में, ऑटोजोम में। ये डोमिनेंट डिजीज है कि रिसेसिव, इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, इस बात को ध्यान रखिए। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इनसे कुछ और बातें इनसे संबंधित, this is single base substitution at the 6th codon of the beta globulin and GNR form GAG to GUG। जो GAG जीन था वो GUG में कन्वर्सेशन हो गया और इसी सब्स्टिट्यूशन फॉर्म को ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन वैलिन में हो गया, ये आप देख रहे हो। फाइनली द शेप ऑफ द आरबीसी चेंज फ्रॉम बाइकॉन्केव जो डिस्क लाइक होता है टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर, तो इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और नॉर्मली आपको याद रखना है HbA HbS, ऐसा अगर फॉर्म हम लिखते हैं इसका मतलब होता है हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस मेल को हो या फीमेल को ये कैरियर होगा, ऐसे अनअफेक्टेड रहेगा, इसको कोई डिजीज नहीं होगा लेकिन ये डिजीज को कैरी करेगा। दैट मीन्स इफ द शेप of the chromosomal structural form is HbA HbS, that means this person or this individual is not affected into sickle cell anemia but they carry the disease and one to next generation।
और HbS फॉर्म अगर होता है इट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, दोनों में ऑटोसोमल फॉर्म में HbS शो कर रहे हैं एंड इंडिविजुअल अफेक्टेड टू सिकल सेल एनीमिया, यानी होमोजाइगस कंडीशन होने पर ही इंडिविजुअल इस डिजीज से अफेक्टेड होगा, अदरवाइज अफेक्टेड नहीं होगा। तो आपने ये सीखा। अब पूरे जो इसमें टॉपिक को देखा इस सिकल सेल एनीमिया में, इसमें आपने 3 पॉइंट नोट किया। पहला पॉइंट, इट इज ए रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज, या कह सकते हो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। दूसरा, इट इज ए टाइप ऑफ म्यूटेशन एंड द म्यूटेशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। क्या चेंज हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट इनटू वैलिन, GAG सब्स्टिट्यूट इनटू GUG in the position of the 6th number of the chromosome। एंड तीसरी बात आपने इसमें देखा कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बाइकॉनकेव फॉर्म में होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, आरबीसी का शेप वो बदल जाता है एंड द शेप इज नाउ सिकल सेल, सो इट कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो ये जो है जेनेटिकल डिजीज है, एक से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है और ट्रांसफर होने के लिए HbS रेस्पॉन्सिबल होता है या HbS होने पर अफेक्टेड होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो होते हैं अफेक्शन को या अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो करता है और ऐसा कैरियर इंडिविजुअल को शो करता है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। फिर नेक्स्ट डिजीज बताऊंगा मेंडेलियन डिसऑर्डर में। अदर मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड इज हीमोफीलिया। आप तो ये जानते हो कि दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये एक्स के जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, उसके थ्रू ये कैरी होते हैं और आपको ये पता है कि इसका इंडिकेटर H के फॉर्म में होता है। और आप ये भी जानते हो कि XH एक्स कंडीशन यदि फीमेल है तो कैरियर, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म में होंगे तो कैरियर ही होगा फीमेल। इसमें ऑटोसोम तो है नहीं कि मेल फीमेल दोनों कैरियर होगा, इसमें सेक्स क्रोमोसोमल है तो इसमें फीमेल कैरियर है। XH कंडीशन अगर बन जाता है केवल हीमोफीलिया में, तो मैंने कहा था आफ्टर बर्थ डेथ ऑफ फीमेल चाइल्ड, जो फीमेल चाइल्ड है उसका डेथ हो जाएगा क्योंकि इससे लीदल जीन बन जाता है। इस तरह की कंडीशन से लीदल जीन का फॉर्मेशन होता है और ये जानलेवा होता है। और अगर मेल की बात करें XHY तो अफेक्टेड मेल, लेकिन मेल जो होगा वो जिंदा रहेगा, उसकी डेथ नहीं होगा। इससे आपने कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं। अब देखो हीमोफीलिया के ऐसे 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन अभी आप 2 फॉर्म देखें, हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B। आप जानते हो कि हमारे पास 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, कैल्शियम, प्रोएसिलिन, एसिलिन, कन्वर्टिन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी-इंफ्लेमेटरी फैक्टर, किस्मस फैक्टर, स्टॉट फैक्टर, हैगमन फैक्टर, ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं, इनमें से यदि मैं बात करूं कि नॉन फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 8, अगर 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर किसी में नहीं बनता है तो उस तरह के हीमोफिलिक पर्सन को हीमोफीलिया A डिजीज हुआ है ऐसा कहते हैं। और यदि किसी पर्सन को हीमोफीलिया B का अफेक्शन है तो नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, तो 9 वाला नहीं बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं हीमोफिलिक B। और ये आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्वीन विक्टोरिया में
साइंटिफिक रूप में इसे ढूंढा गया था और क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज की कैरियर फीमेल थी। तो ये था हीमोफीलिया। इट इज रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, ये हीमोफीलिया का डिजीज क्वीन विक्टोरिया में खोजा जाने के कारण इसको रॉयल डिजीज के रूप में नाम देते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली में इस डिजीज को खोजा गया था, इसलिए रॉयल डिजीज कहते हैं। थर्ड, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या होता है? इट इज एन इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, यानी इंसान के जीवन को खत्म करने वाला रोग है। ये रेयर होता है, इट नॉट इनटू द कॉमनली, ये रेयर डिजीज है, लेकिन ये डिजीज जो हो ये भी इंसानों में रेयरली पाए जाते हैं। दैट डैमेज द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। तो इंसान अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन नहीं होंगे तो फूड को डाइजेस्ट कैसे करेगा, और लंग्स अगर वर्क नहीं करेगा तो उसकी तो डेथ हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स डिक्रीज देयर साइज एंड फाइनली डैमेज। और ऐसा होने पर ऐसे जो भी बच्चे पैदा होते हैं इसके एल्वियोलाई कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे और डेथ हो जाएगा बच्चे का। दूसरा है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जानते हो कि म्यूकस रिलीजिंग सेल्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज। और अगर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल डैमेज हो गया तो इस तरह से वो कितने दिन जिंदा रहेगा, HCl का साइड इफेक्ट होगा और स्टोमक पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए वेरी वेरी क्रूशियल एंड हार्मफुल डिजीज। नेक्स्ट देखो, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें अगर आप देखोगे तो कलर ब्लाइंडनेस में इसमें ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और आप जानते हो दिस डिजीज इज कॉल्ड रेड ग्रीन डिजीज। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें एक्स लिंक के फॉर्म में कैरियर होते हैं फीमेल, और ऐसे डिजीज जो होते हैं रिसेसिव कंडीशन में कैरी होते हैं तो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज जिसे कहते हैं। और फीमेल के लिए, कलर ब्लाइंड के लिए मान लो XCX कहें तो कैरियर है, XCXC कहें तो एफेक्टेड है, और XCY कहें तो मेल एफेक्टेड है। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल दोनों एफेक्टेड होंगे और ये दोनों जिंदा भी रहेंगे, इसमें मरने की कोई बात नहीं है, एफेक्टेड ये डिजीज से। और ये जो होते हैं ये कैरियर होते हैं, तो इसके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हो कलर ब्लाइंड के रूप में। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी जो है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी ऑटोजोमल के डिसऑर्डर के कारण होता है डिजीज के रूप में। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज वेरी डेंजरस एंड ये डिजीज भी रेयर होता है, इस दुनिया में सबको ये डिजीज नहीं होता है, वेरी रेयरली ये डिजीज पाए जाते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया लीड टू ब्रेन डैमेज, इसका मेन जो होता है ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ए बर्थ डिफेक्ट द कॉजेज एन एमिनो एसिड कैन कॉल्ड फिनाइलएलेनिन टू बाइंड अप इन द बॉडी, और फिनाइलएलेनिन के फॉर्म जब बॉडी में बन जाते हैं तो ये ब्रेन में पहुंच जाते हैं और फाइनली ब्रेन डेथ हो जाता है। तो ये जो होता है एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है, ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं और इनमें IQ लेवल भी कम हो जाता है और इसको फाइनली डेथ हो जाता है इस तरह के बच्चों का, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। फिर थैलेसेमिया, ये भी मोस्ट डेंजरस डिजीज है। आजकल चावल में या गेहूं में किसी में भी आर्सेनिक नाम के केमिकल अगर उसमें जिस खेत में उगाए जाते हैं वहाँ पर है तो ग्रेन में, फूड ग्रेन में आर्सेनिक आ जाते हैं और ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज क्रिएट करते हैं। इसके आने पर मेल या फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनको इस डिजीज तो नहीं होगा, लेकिन इनके ऊपर ये ऑटोजोमल रिसेसिव है तो यानी मेल फीमेल दोनों इसके लिए कैरियर हो जाते हैं। और इसमें कोई भी यदि कैरियर हो तो इसके बाद जो उनसे बच्चे पैदा होंगे उनमें इस तरह के कंडीशन होते हैं कि जो बोन मैरो में जो RBC का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, और बोन मैरो में RBC का जो लाइफ होता है बनकर जब RBC निकलते हैं 120 डेज जिंदा रहना चाहिए, वो कम होकर के 100 डेज, फिर 80 डेज, फिर 40 डेज ऐसे कम होते रहते हैं और फाइनली कुछ ही घंटे तक जिंदा रहते हैं। अभी बॉडी में बना और 1-2 घंटे बाद RBC का डेथ हो गया। ऐसा उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। ऐसे बच्चे के बॉडी में जो ब्लड होते हैं उनमें जो RBC होता है वो बहुत कम लिविंग कंडीशन में रहते हैं। तो इस तरह के बच्चों में हम कह सकते हैं कि बच्चे तो पैदा होने के बाद फिर उनको
पता लगता है कि भाई इसको थैलेसेमिया हो गया है, तो फिर उसके जीवन को बचाने के लिए ब्लड हर महीने चेंज कराना होता है। फिर जब उम्र बढ़ जाता है, 10-12 साल की हो जाते हैं या हो जाती है लड़की या लड़का, तो फिर उसमें ये जो ब्लड है वो फिर हम देते हैं 1 सप्ताह में। फिर जब उम्र और ज़्यादा हो जाता है तो फिर ब्लड देना पड़ता है पर डे ब्लड देकर जिंदा रखना पॉसिबल नहीं होता है। फिर जब और थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, 20 प्लस हो जाता है, तो एक दिन में 2 बार ब्लड देना होता है। अभी ब्लड दिए, शाम तक खराब हो जाएगा, फिर दोबारा ब्लड देना होगा। इतना ज़्यादा डेंजरस डिजीज है, तो इसमें फाइनली डेथ हो जाता है, ऐसा आप मान लो। लेकिन ये बहुत ही दुखदायी होता है कि एक परिवार में कोई सदस्य पैदा हुआ और उसका उम्र 10-12 साल 20 साल तक हमारे साथ रहा और फिर उनकी डेथ हो गया, और घर वाले बचाने का भरसक प्रयास करते हैं लेकिन इतना ब्लड अवेलेबल होता नहीं है। तो ये आर्सेनिक के प्रॉब्लम्स होता है। आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा कि एक लड़की एक अंकल को कहते हैं, अंकल जी थैंक यू, तो अंकल जी कहते हैं बेटी किस लिए, तो कहता है कि मेरे को थैलेसेमिया है और आप जैसे लोग मुझे ब्लड देते हैं तो मैं जिंदा हूँ। तो अंकल कहते हैं मैंने तो ब्लड दिया ही नहीं, तो कहता ठीक है आगे आप ब्लड देना ताकि हम जैसे बच्चे जिंदा रह सके। तो ये एक डिजीज है जो इस समय बहुत ज़्यादा डेंजर रूप में है, और इससे इमोशनली हमारे परिवार के मेंबर के साथ हमारा सेटलमेंट हो जाता है, टचअप हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और फिर जब इसकी डेथ होती है तो इससे एक बहुत ज़्यादा दुखदायी क्रिएटिविटी होता है, और इसको अभी मेडिकल साइंस ने कोई ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया है इस डिजीज को रोकने के लिए, केवल ब्लड देकर इसकी लाइफ को बढ़ाते हैं। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर होता है तो थैलेसेमिया ए होता है, ये माइनर थैलेसेमिया है। इसमें लाइफ को थोड़ा लंबे समय तक रखा जा सकता है या वो रह सकती हैं या रह सकता है। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन अगर बन जाता है थैलेसेमिया का तो ये बी कहते हैं, और इसे कुलीज थैलेसेमिया कहते हैं। स्पेलिंग में ध्यान देना, COOLEYS कुलीज थैलेसेमिया, और इसे मेजर थैलेसेमिया कहते हैं। और ये दोनों थैलेसेमिया में जो आरबीसी का लाइफ होता है वो कम हो जाता है। आरबीसी का लाइफ जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, और कम होने के बाद फाइनली इस पेशेंट का डेथ हो जाता है, ये पेशेंट मर जाते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि हीमोफीलिया के फॉर्म ए बी, फिर मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस बताया, फिर कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया और थैलेसेमिया। ये 6 डिजीज का नाम याद रखना, ये सभी के सभी मेंडेलियन डिसऑर्डर के पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं।